इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस बन गया था, बन रहा है जो मैंने दिया था। गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चंस बन रहे हैं, अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पे स्विच कर सकते हैं ना। तो मुझे बता सकता है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने देखा था, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन दो टाइप में डिफाइन कर रहा है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बता सकता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैम लिमिटेशन होता है कि इन दोनों के बीच हमको निकालना होता है एरिया, उसमें लिमिट लगेगा। अच्छा, लिमिट। इन दोनों मतलब कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है उसके बीच का बात कर रहा है, और एरिया की बात कर रहा है। यस और अगर यस मैम, एरिया ना हो तो फिर क्या मैम? इनडेफिनेट अगर इंटीग्रल हो इनडेफिनिट जाएगा। होगा तो फिर वो क्या मीन करता है? वो एरिया मीन नहीं करता। यस मैम, वो भी एरिया करता है मैम, वो बट लार्ज उसमें स्केल एरिया पे होता होगा। वो पूरा निकल जाता है, वो उसमें कोई पता नहीं चलता है कि यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। और डिफिनेट में होता है कि यहाँ से यहाँ तक का हमको निकालना है। कुछ पर्टिकुलर लिमिट होता है, इसलिए उसको डेफिनेट बोलते हैं। यस मैम, यही बोलना चाह रहे हैं ना? यस मैम, अच्छा ठीक है, यस मैम। चलो देखो इसी चीज को थोड़ा समझते हैं। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जनरली कोई ए बी लिमिट होता है, और कोई भी फंक्शन है, दैट फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर लिमिट पुट कर रहे हैं। और जो भी इंटीग्रेशन अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें होता क्या था, एक टर्म आपको ध्यान होगा, कोई फंक्शन है, मान लो 0 to इन्फिनिटी ऐसा कुछ लिमिट है, या फिर लिमिट लिखा ही नहीं है, कुछ फंक्शन है हमारा, और इस फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन लिखते हैं तो मान लो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाए, तो लिख सकते हैं ये एफ एक्स प्लस टर्म लिखते हैं एक, शायद आपको याद होगा, सम कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन में शो करता है, लिखा होता है हर जगह। जो भी आप यस मैम, करते हैं दैट इंटीग्रेशन प्लस सी, तो इसमें हम लोगों को ये पता नहीं होता ये सी कितना होने वाला है, ठीक है? अगर यही सी का वैल्यू आपको एग्जैक्टली पता हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी आप करोगे, कोई भी करे,
उसका वैल्यू हमेशा एक सिंगल नंबर ही आएगा, कुछ भी एक टर्म आएगा, डेफिनेट होगा, कोई फिक्स नंबर आएगा, मैम कोई भी सॉल्व करे। मैम हाँ बोलिए। मैम डिफिनेट इंटीग्रेशन में मैम जो मैं रिजल्ट आएगा वो तो एक्यूरेट आएगा, हाँ एग्जैक्टली, वो एक्यूरेट पॉइंट अप्रॉक्स तो नहीं आएगा। नहीं, और इसमें अप्रोक्स होता है ड्यू टू दिस फिगर सी। जैसे मैंने कहा था ना, डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 0 ये डिफरेंशिएशन। और अगर इसी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ टर्म अगर इंटीग्रेट कर दिया तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाला लिखोगे, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2, सो 2 कैंसिल, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। और इसके साथ एक टर्म और हम लोग ऐड कर देते हैं कांस्टेंट, जो कि शो करता है अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट होगा तो वो टर्म आप सी लिख रहे हो, यही करते हैं ना इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे ये यस मैम। है, इसका वैल्यू किसी को नहीं पता। वो अगर मान लीजिए यहाँ 2 है तब भी वही आएगा, 3 है तब भी आएगा, 10 वही है तब भी वही आंसर आने वाला है, 100 है तब भी आंसर वही आने वाला है। तो ये जो सी वाला, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट है। लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं तो कुछ भी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना टाइम तक इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं देन दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स लिखोगे आप। एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स है और यहाँ पे लिमिट लगा दिया, दैट लिमिट इज ए बी। और अब इस लिमिट को अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे तो हो जाएगा वो एफ बी माइनस एफ ए, और यही आपका वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा जो कर्व के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका टर्म। अगर इसी चीज को मान लो, अगर इस केस में अप्लाई करके देख ले तो यहाँ पे यही फंक्शन होगा, फिर एफ एक्स प्लस सी माइनस सी, और अपर लिमिट इसी चीज में लगा दें। मान लो हमारा इंटीग्रेशन इनडेफिनिट में यही आ रहा है जो हम कर रहे हैं, और इसी में अगर लिमिट लगा दिए तो वो डेफिनिट हो गया। अब इसी में ए बी लगा लो, तो ए बी किसको रिप्लेस करता है, एक्स को। तो एक्स को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एफ एक्स लिखोगे, एफ बी लिखोगे, ए और बी एक्स को रिप्लेस कर रहा है, एफ बी माइनस सी लिखोगे, सॉरी प्लस है यहाँ, प्लस माइनस साइन एफ ए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस पूरे फंक्शन पे आप ये वैल्यू रख दिए। इसी तरह यहाँ पे रखेंगे एफ ए माइनस, माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस सी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है, अगर आप इनडेफिनिट लिमिट अप्लाई कर दे रहे हो तो जो आपका फंक्शन है वो डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म ही देगा, और वो इस वजह से देगा क्योंकि आप ये अप्लाई करके रिजल्ट ऐसे ला रहे हो। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाता है सी सी वाला फंक्शन, सो एफ बी माइनस एफ ए मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आंसर होने वाला है। आप डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करके फिर उस पर लिमिट लगा दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर ग्राफिकली देखें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, तो बता सकता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ग्राफिकली अगर हम देखें, मान लीजिए ये हमारा कर्व है, ये एरिया अंडर कर्व है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये हमारा एरिया है जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये वो एरिया है जहां हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। बता सकता है कोई भी। मैम जो इंटीग्रेशन है वो मैम एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जितना एरिया का हम हाँ एरिया जो पड़ता कवर, एरिया अंडर कर्व, मान लो है। लगा दिया तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, तो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही है ना। और मान लो ये वो है
जो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, और डिफरेंशिएशन क्या शो कर रहा है? डिफरेंशिएशन किस रेट से चेंज हो रहा है वो शो करता है। मतलब देखो, ये जो x से स्मॉल टाइम में जो चेंज हो रहा है, सिर्फ चेंजमेंट को वो देख रहे हैं स्मॉल टाइम में, और ये क्या कर रहा है, उसी चेंज की वजह से जो एरिया कवर हो रहा है ये पूरा उसको मेजर कर रहा है, यही है। अब देखो, जो इसकी बात करेंगे, ये चीज पहले ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एरिया हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो एरिया जो भी शो करता है इंटीग्रेशन जो रिप्रेजेंट करता है लिमिट ए बी के बीच में, दैट इज द एरिया बिटवीन ए बी अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे बस रेट ऑफ चेंज शो कर रहा है, मतलब आप यूनिट टाइम में कितना चेंज किए, उसी यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर किया ये बता रहा है, और ये यूनिट टाइम में क्या चेंजेस हुआ ये बता रहा है, बस ये डिफरेंस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। चलिए ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यूज कैसा मिलने वाला है, दैट मीन्स कुछ लिमिट मिलेगा हमें ए और बी, कोई फंक्शन होगा हमारा, मान लो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे जो रिजल्ट आएगा वो अप्लाई करना है, बस इतना ही करना है हमें डिफरेंट इंटीग्रल में। चलिए ठीक है, फिर तब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, या फिर कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये इसमें एक चीज मैंने बताना, जब एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया हम लोग कैसे, मैंने दो तरीका बताया था जिससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, तो बता सकता है कौन कौन सा तरीका था वो? जिससे एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन में। एक तो लिमिट ऑफ सम था हाँ, एक लिमिट ऑफ सम है, दूसरा और दूसरा था मैम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन। एक फंडामेंटल थ्योरम जो है उसके थ्रू करते हैं, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम जब फंडामेंटल जो लिमिट ऑफ सम में था क्या कर रहे थे, स्मॉल स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर दे रहे थे, ठीक है। और ये जो डिवीजन है, जैसे वो ये शो कर रहा है, देख लो ग्राफिकली, अगर हम बात करें तो ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा डिफरेंट स्टेप्स है जिसमें हम डिवाइड कर दे रहे हैं एरिया को, पता है ये वाला एरिया लार्जर है, अगर एरिया कवर करेंगे तो ये आपका इस फॉर्म में आएगा, डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करेंगे वो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, और वो रेक्टेंगल जो होगा वो ये स्ट्रेट लाइन मैच कर रहा है जा रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा कर्व है, तो कर्व होता है तो कुछ एरिया हमारा ऊपर बचा रह जा रहा है, तो वो एरिया कब कवर होगा, जब आप लिमिट टेंड्स टू 0 कर दें, दैट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज आप मेजर कर रहे हैं और धीरे धीरे टेम्प बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरीका है, एक लिमिट ऑफ सम और दूसरा बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। चलो, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस तो हम लोगों ने बना ही लिया है। पता है एच का डिवीजन जो होता है लिमिट ऑफ सम में क्या होता है, b माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये भी हम लोगों ने किया था। चलो मैम फिर से बता दीजिए, हाँ, दोबारा से फिर से बता दीजिए। यस लिमिट मैम, ऑफ सम वाला, यस मैम। शुभम लिमिट ऑफ सम वाले की बात कर रहे हैं, नो मैम, वो सेकंड मेथड था। सेकंड बाय फंडामेंटल थ्योरम। यस मैम। फंडामेंटल थ्योरम तो जो इंटीग्रेशन कर दिया उसमें लिमिट लगा दो, बस खत्म।
ये वाला मैम FA प्लस H। हाँ, तो ये तो लिमिट ऑफ सम वाला ना है। जैसे देखो बता क्या कर रहा है, एन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और ये जो बन रहा है वो देखो एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। हालांकि फिगर में थोड़ा रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि ये टर्म एरिया आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर ये एरिया हम कवर करें तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और ये यस मैम। रेक्टेंगल जैसा है। और ये यस मैम। जो एरिया आप कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपर ज़्यादा जा रहा है, यहाँ से करते तो आप रेक्टेंगल बनता है, ये एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू 0 कर दोगे, h टेंड्स टू 0, ये जो डिस्टेंस इसको बहुत स्मॉल कर देंगे। जब ये डिस्टेंस स्मॉल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेक्टेंगल। यस मैम। इस पे उसको बनाया जाता है, मतलब आपका दोनों टर्म, ये जो टर्म है, जैसे ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस आपको बता रहा है, ये दूसरा वाई एक्सिस का, और ये डिस्टेंस बता रहा है एच, क्योंकि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए प्लस एच है, तो ये डिस्टेंस एच हो गया। अब एच, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि यस मैम। तो ये एरिया हमको इतने दूर का एरिया मिल गया। फिर इसी तरह हम एफ ए प्लस एच में ये एच मल्टीप्लाई कर दिए तो दूसरा रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। इसी तरह थर्ड रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया। nth रेक्टेंगल है तो टोटल रेक्टेंगल जितने भी हैं सबका एरिया मिल गया, सबको टोटल सम कर लो तो ये पूरा एरिया मिल गया। यही है लिमिट ऑफ सम। और इसमें हर जगह लिमिट ऑफ सम बोलने का ये भी है क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म तो हम कर रहे हैं और साथ में लिमिट टेंड्स टू, जो h का डिवीजन हमने किया है, a टू a प्लस एच, a प्लस एच टू a प्लस टू एच, सो h जो है वो टेंडिंग टू 0 अगर है तो ये जो कर्व है वो कर्व कवर हो जाएगा, अदरवाइज सीधे ये स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ कवर होगा, अपर पार्ट वाला पोर्शन कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें लिमिट लगाया जाता है। और ये उतना डिवीजन बता रहा है, कितना डिवीजन है, जिसको इसी चीज को लिखा है, देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसी तरह ऐड करके सारा हम लोग लिमिट ऑफ सम वाला किए थे, जो मैंने क्लास में भी कराया है आप लोगों को। अब इसी में देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू 0, उसका इन्वर्स करके n टेंड्स टू 0 कर दिया, जब लिमिट n टेंड्स टू 0 वो डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया और आपका एक्सप्रेशन जो आ गया वो रिजल्ट। इसको करके देख लेते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे देखो एक फंक्शन है हमारा फाइंड x dx, फंक्शन है 1 to 2 लिमिट है, 1 to 2 लिमिट है तो आपका h का जो डिवीजन होगा वो हो जाएगा b का वैल्यू 2 रखो, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, इस पर डिपेंड करता है। तो अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करेंगे, अच्छा ये n से डिवाइड करके इन्फिनिटी वाला टेंशन, n वाला टर्म मत लो, n से कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे अगर करें टोटल b कितना है 2, 2 माइनस 1 कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, n पार्ट्स में, तो n से डिवाइड कर दिया, 1 बाई n हमारा h आ गया, क्योंकि 2 माइनस 1 1 बाई n h। अब ये जो टर्म है इस रेंज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन में वैल्यू डालो एफ ए, या देखो इस डेफिनेशन में ना 2 फॉर्म होता है, या तो आप ये फॉर्म इस्तेमाल कर ले और या फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला ये फॉर्म है, या फिर n टेंड्स टू 0 वाला फॉर्म होता है, दोनों में से कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हो। n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा, h टेंड्स टू 0 होगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों में से कोई एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हो। तो h टेंड्स टू 0 वाला फॉर्म ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि 0 लिमिट रखना ज़्यादा आसान दिखेगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो वो करना ज़्यादा ईजियर पड़ेगा आपको। तो अगर इसको हम ब्रेक करें, ये वाला फंक्शन मान लो h का वैल्यू 1 बाई n आ गया,
तो 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जो डिवीजन आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और h टेंड्स टू 0 का कॉन्सेप्ट है कि जो इंटरवल है वो बहुत शॉर्ट है। मतलब आधे क्लास तक ज्वाइन नहीं कर रहे हो सब। अब देखो ये फंक्शन हम लोगों को fa प्लस h, fa प्लस 2, fa प्लस 3h, इसी तरह fa प्लस n h तक हम जा रहे हैं, और n माइनस 1h तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अगर n है तो पॉइंट्स कितने होंगे? n माइनस 1 होगा, एक कम होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में अगर हम डिवीजन करते हैं, मान लीजिए कोई भी लाइन एरिया कोई भी पॉइंट है, अगर हम एक पॉइंट देते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसी तरह अगर 2 पॉइंट दे रहे हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो n पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें n माइनस 1 पॉइंट्स देना होता है, तो इसीलिए n माइनस 1 प्लस h तक जाता है। अब ये इंटीग्रेशन इसी वैल्यू को लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए f1 का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो आपको पता है, fa और fb का वैल्यू आप आराम से रख सकते हैं, तो ये वैल्यूज रख लिया गया। अब देखो इस टर्म में 1, यहाँ 1 1 1, कितनी बार 1 आ रहा है? n टाइम्स 1 आ रहा है। एक n माइनस 1 टाइम्स इधर से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और एक n एक्स्ट्रा है, तो टोटल n टाइम्स n आ चुका है। प्लस साइन 1/n, 2/n, 3/n अप टू n माइनस 1/n, ये टर्म हमारा एक्स्ट्रा है। इसमें से मान लो 1/n हम कॉमन ले लें। अगर इसमें से 1/n कॉमन ले लेंगे तो जो टर्म्स बचेगा वो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। और आपको पता है ये नंबर जो मिला वो क्या है? एक सीरीज सीक्वेंस नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n माइनस 1। और इतने टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है, आपको याद है, n इंटू n प्लस 1/2। जो भी टर्म्स है, जितना नंबर है Yes, ma'am. है ना सीरीज का, बताओ। Yes, ma'am. तो जितना नंबर है n इंटू n प्लस 1/2, n माइनस 1 नंबर्स है हमारे पास, n माइनस 1 नंबर्स है, तो n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? n डिवाइडेड बाई कितना? 2. 2 सिंपली। तो ये टर्म आपको इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये फॉर्मूला इसके लिए रिप्लेस कर दिए, ये n इसके लिए आ गया, n कैंसिल, बचा क्या? n और ये टर्म। देखो Ma'am. ये है, यहाँ पे तो n आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस n, और ये टर्म माइनस n, तो 3n माइनस 2 का वैल्यू। अब देखो 3n माइनस 2 का बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, n टेंड्स टू n, जो टर्म सॉल्व हो सकता है सॉल्व करिए, जो कैंसिल होगा कैंसिल करिए। आपके पास n1/n का एक लिमिट है, तो आप 3/2 का अगर करोगे, इसको ब्रेक करो, 3n/2 और n भी आ जाएगा, n कैंसिल, 1/2n। ये जब ब्रेक करके, क्योंकि हमें लिमिट रखना है तो सारा टर्म ब्रेक करके रखेंगे, तब जो वैल्यू आ रहा है ये टर्म इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर दोगे, 1/∞ का वैल्यू 0, तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो 3/2। और ये जो है इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो आपने किया, इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्या, बिल्कुल 2 अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर सिंपली हम लोग ऐसे सॉल्व कर लें, जब बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, हमारे पास फंक्शन है लिमिट 1 to 2 fx dx, so x dx। अब इसी को सॉल्व करिए, क्या आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, x X square by 2. सिंपली, और इस पे वैल्यू पुट कर दो, By 1 2. 2। तो सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3/2. सिंपली 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4/2 माइनस 1/2, 1/9. 3/2, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से आ गया, जिसमें हम लोगों को उतना लंबा चौड़ा स्टेप नहीं जाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा बाय लिमिट ऑफ सम करना है, तब आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, देन कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर नहीं है देन यू हैव टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व बाय दिस आल्सो, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन होगा नहीं आपके पास, थोड़ा ट्विस्टेड होगा। तो ये है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है, इसी तरह लिमिट ऑफ सम से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली फंडामेंटल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। करके बताओ तो क्या होगा, सिर्फ आंसर बताना है फंडामेंटल थ्योरम से। बताइए तो क्या आएगा, e to the power x dx हमारा फंक्शन है, लिमिट 0 to 2 है। दो मिनट लगेगा सॉल्व करने में। मैम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से। हाँ सेकंड फंडामेंटल आंसर पूछ रहे हैं ना, आंसर बताने में सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ही बताइए। प्रोसेस से पूछेगा आपको तब फिर वैसा करना है। ए स्क्वायर माइनस 1 मैम, कितना आ रहा है, e to the power और 2 माइनस 1। e to the power 2 minus 1, मतलब e to the power 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। Yes. सिंपली आ गया। नहीं e स्क्वायर, अच्छा e to the power 2 minus 1 बोल, ठीक है। चलो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इसी को यहाँ पे फिर आपको लिमिट ऑफ सम के बाद बताया है कि ऐसा है, आपको पता है, ये जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने की। सेम क्वेश्चन का आंसर देखो, सेम तरीका से 2 स्टेप में आ गया, सेम क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ना। अब देखना है ये, तो खैर ये तो इंटीग्रेशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये मालूम है, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट, हाँ ये चीज़ एक देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लिमिट है। जो क्वेश्चन आप पढ़े थे, जो पढ़ चुके हो, वही चीज़ बस अप्लाई किया गया है। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, अब इंटीग्रेशन करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, और साथ में लिमिट अप्लाई किया हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो जैसे हम लोग सॉल्व करते थे बाय सब्स्टिट्यूशन, वैसे सॉल्व कर देंगे, बाद में लिमिट लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो वेरिएशन है वो हमेशा कैच करने की कोशिश करिए आप लोग, उससे ना आपको आंसर पता चल जाएगा और आप कॉन्फिडेंट भी होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो मेथड पढ़ा हुआ है कि जहाँ फर्स्ट का अगर हम कोई एक नंबर लें, कोई एक फंक्शन कंसिडर करें और उसका डिफरेंशिएशन अगर दूसरे के टर्म में आ जाता है, देन हम बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करते हैं और वही सुटेबल होता है। जैसे यहाँ पे 1 + x² = t कंसिडर कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x dx = dt आ जाएगा, और यही वैल्यू x dx का आप रिप्लेस कर दो 1/2 dt, ये वैल्यू पुट कर दो 1/2 dt dx का वैल्यू तो 1/2 ही है, 1/2 dt इंटू जो टर्म आपका कंसिडर किए थे t, सो 1/t। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई कर देना है। तो ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसा अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, बाय दिस टाइप कहीं ना कहीं होगा, या तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। मैम यहाँ पे लिमिट बढ़ गया, कहाँ लिमिट बढ़ गया, 5 to 3 हो गया। चेंज कर दिया ना, आप ये नहीं भी करेंगे तो बाद में चेंज करके वैल्यू लग सकता है। देखो यहाँ जो x कन्वर्ट हो गया t में, तो x का वैल्यू आप रिप्लेस करो, x का वैल्यू 2 रखोगे तो फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है ये देखिए, x का वैल्यू रखेंगे आप तो t का इस पे डिपेंड करता है। अब x का वैल्यू आप 2 रखो, यहाँ पे 2 पुट करो, देखो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, तो लोअर लिमिट ऑफ t क्या हो गया 5, x का वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 t, सो ये चीज अप्लाई किया गया है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक चीज यहाँ और कर सकते हैं, ये अच्छा ये समझ में आ गया जो मैंने अभी, यस मैम,
यस मैम। साथ में एक काम और कर सकते हैं आप, जब क्वेश्चन को सॉल्व करना हो डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू और लिमिट अप्लाई करना हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, तो दो तरीका है। या तो आप इंटीग्रेट करके जैसे ये सॉल्व किया है वो कर लो, दूसरा काम ये कर सकते हो, टी का जो वैल्यू है जो आपने यहाँ रखा था ना, ये वैल्यू यहाँ ला के रख लो। जब ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो लिमिट आपका पहले वाला जो है वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वैल्यू यहाँ टी का वैल्यू रिप्लेस नहीं किया है तो आपने जो चेंज करके लाया है वो लिमिट रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर वैल्यू टी का रिप्लेस कर देना है, जैसे टी इज इक्वल टू इतना टर्म आप बाद में लिख सकते थे, यहाँ पे लॉग टी आया है नो, तो टी को लिखो 1 + x²। फिर अगर वैसे लिख दिए तो लिमिट 2 और 3 ही रहेगा। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में सॉल्व करना है तो लिमिट चेंज हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? कभी यस मैम। लिमिट का वैल्यू चेंज हुआ है तो जो फंक्शन चेंज हुआ है वो फंक्शन वही रहने दीजिए, लिमिट का वैल्यू चेंज करके लिख दीजिए। या फिर ये लिमिट का वैल्यू आपको चेंज करने का मन नहीं है तो जो टी आपने जिसके हेल्प से सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके रख लो, लेकिन टी का वैल्यू लास्ट में यही चीज पुट कर दो, तब आप लिमिट यही रखेंगे। बस इतना करना है आप। इसमें से किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देखो तो ये वाला बाय सब्स्टिट्यूशन ही बनेगा। देखिए तो 0 to π/2 है sin x 1 + cos² x dx। इस फंक्शन को हम लोगों को इंटीग्रेशन चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैम एक बार और रिपीट कीजिए तो। क्या क्या बताइए, किसके लिए बोल रहे हैं? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो सौरभ? अभी जो क्वेश्चन बोली थी वो। ये क्वेश्चन ये देखो, नया दिख नहीं रहा? sin x by 1 + cos² x dx, इसको इंटीग्रेट करना है इन लिमिट 0 to π/2, ये वाला। बाय सब्स्टिट्यूशन करोगे, cos x को वैल्यू रिप्लेस कर लो t से, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x, जो भी उसके बाद में माइनस टेन इनवर्स टी आएगा, उसके वहाँ पे पुट करके cos x के साथ बिलो निकल जाएगा। हाँ बस वही तो करके बताइए ना आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाला है सॉल्व करने के लिए वो कुछ ऐसा ही होगा। अगर बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है सिंपल, तो इसी तरह का क्वेश्चन होगा ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, सारा फॉर्मूला याद कर लो। अब तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा, आई थिंक एग्जाम होने वाला था तो तैयारी तो हो चुकी होगी ना ऑलमोस्ट। नहीं, मैक्सिमम लोगों की तैयारी हो चुकी है। और आप लोगों को पता है ना, अब आप अपने मेल आईडी से लॉगिन करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन मिला है? यस मैम। मैम पासवर्ड तब तो लॉग इन करेंगे ना।
अपने मेल आईडी अपना पासवर्ड आपका जो होगा आप उसी से लॉगिन करेंगे। मैम अटेंडेंस हो गया है क्या? नहीं है मैम। अटेंडेंस क्यों? अटेंडेंस के लिए इतनी टेंशन क्यों है? क्वेश्चन तो पहले बना लो। क्वेश्चन अटेंडेंस तो मिल ही जाएगा ना। और हाँ, जो ईमेल आईडी से जो एंटर करना है ना, उस केस में आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। और कितनी बार लॉगिन कितनी बार लॉग आउट हुए हो आप लोग, वो भी पता चल जाएगा। कितने देर आपने क्लास किया है, ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, वो भी पता चल जाएगा। आप कितने दिन लॉगिन रहे हो। इसीलिए आपको यूनिक आइडेंटिटी मतलब अपने मेल आईडी से ही करना है, तभी आपका अटेंडेंस भी बनेगा। ये चीज़ एक पॉइंट है, अपने मेल आईडी से ही लॉगिन करोगे तभी आपको अटेंडेंस मिलेगा। क्योंकि उसी से वो ऑटोमेटिक अटेंडेंस कैप्चर होगा। तो सबको मेल आईडी मिला हुआ है? कोई ऐसे भी है जिनको नहीं मिला है? यस मैम, नहीं मिला हमको। तो अभी सब- नहीं मिला है मैम। फॉर्म फिलअप कर मैम मुझे भी नहीं मिला। अब मेल मिल और गया है, जो बस भी में- पासवर्ड नहीं दिखा। जो लिंक आया है वो कर दो, मिल जाएगा। मैम उसी मेल आईडी से जूम में लॉगिन करना है। भर दिए। हाँ, उसी मेल आईडी से जूम में। वो तो कब से कर रखे हैं मैम, ब्रिजी क्लास से कर रखे हैं। जूम पर ही मिलेगा मैम। वो उसमें अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि लिंक से आप करते हो ना, जूम में लॉगिन करते हो, फिर आपको लिंक जाता है तो लिंक में आप मतलब लिंक पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिक ले लेता है ना वो। उस केस में होगा आपने अपने आईडी से अगर लॉगिन करना है वो करोगे तभी आपको अटेंडेंस मिलेगा, तभी क्लास वो काउंट होगा, अदरवाइज नहीं। मैम ये न्यू रूल है क्या? वो जूम से कनेक्टेड होता है, एग्जैक्टली जूम पे ही नहीं होगा, कुछ सॉफ्टवेयर होगा उसका। मैम जिसको पासवर्ड मालूम है हाँ, वो जो है फॉर्म नहीं ना भरेगा मैम? जिसको पासवर्ड और आईडी मिला हुआ है उसको भरने की जरूरत नहीं है, मिला हुआ है तो फिर क्यों भरेंगे। ठीक है मैम। लेकिन इसमें ऑथेंटिक यूजर्स ही इन कर सकते, स्टूडेंट है कोई किसी एक्स्ट्रा। मैम कब तक ईमेल, हम लोग तो फॉर्म भर दिए, तो ईमेल अभी कब तक मिल जाएगा? मिल जाएगा विद इन 1 और 2 वीक, उसी के थ्रू क्लासेस शुरू होंगे तो उसके पहले ही हो जाएगा ना। मैम किस चीज का ईमेल? क्या बोल रहे हैं? किस चीज का ईमेल? मेल क्यों होता है, मतलब किसी चीज का ईमेल? कॉलेज के स्टूडेंट है आप, आपकी उसकी आइडेंटिटी अच्छा तो कोई वो जो ग्रुप में एक फॉर्म आया था उसको फिल करने के बाद मिलेगा? हाँ, उसको फिल करने के बाद, अगर पहले से मिला हुआ है तो फिर भरने की जरूरत नहीं है। मैम मिला क्या है? पहले से मेल आईडी बहुत लोगों को मिला हुआ है ना, सर ने मेंशन तो किया है मैसेज। अच्छा कॉलेज का? हाँ, तो कॉलेज वो का तो नहीं है तो ही क्या ना। घर का मेल आईडी मिला रहेगा आपको, तो होगा ही नहीं ना। वो तो सबके पास है। तो सब कुछ लोग बोल रहे नहीं है उनके पास, ओ एडमिशन होगा, हो सकता है उनके पास ना हो। यस मैम। कॉलेज से सिर्फ आईडी मिला था ना मैम इसका आंसर मैम एक बार बताएं। मेल आईडी सुबह नहीं मिला है। मैम आंसर 5/4 आ रहा है। 5/4, यस 5/4। ठीक है, तो इस केस में आंसर सबका सेम। और पहले जो हम लोग करते थे उसमें